लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के हम आए हैं। पिछली वीडियो में हम ज्वालामुखी से संबंधित बताए थे, ये भी वीडियो ज्वालामुखी से ही संबंधित है। उसमें ज्वालामुखी बारे में बताए थे। इसमें जो है ज्वालामुखी का विश्व वितरण, यानी ज्वालामुखी का फैलाव का कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में है, कितना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो ज्वालामुखी को निम्न 3 पेटियों में बांटा गया है। जो हमारे वोल्केनो है, ज्वालामुखी हैं, उनको 3 पेटियों में बांटे गए हैं। कितने? 3। पहला है प्रशांत पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। 3 पेटियों में बांटे गए हैं। परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य अटलांटिक कटक पेटी। ठीक है, ये 3 पेटियां हैं। तो पहला देखते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी या विनाशी प्लेट के ज्वालामुखी। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी या विनाशी प्लेट के ज्वालामुखी। इसको विनाशी प्लेट बोला जाता है। विनाशी प्लेट इसलिए बोला जाता है, ये नवीन प्लेट है, ये नवीन बलित पर्वतों के बीच में है होने के कारण ये विनाशी प्लेट। जितने भी ज्वालामुखी हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पेटी इसी में पाया जाता है। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग, वर्ल्ड में जितने भी ज्वालामुखी है उसके 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग, यानी जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, उसके दोनों तटीय, दोनों किनारे भागों पर, यानी द्वीप तटीय भागों पर, द्वीप चापों पर तथा समुद्री द्वीपों पर, जो किनारे वाला भाग है, जो द्वीप है और जो समुद्र के अंदर में द्वीप है, के सहारे पाए जाते हैं। ठीक, ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहा जाता है। जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, इसकी श्रृंखला को ज्वालावृत्त कहा जाता है। फायर ग्रेडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। ये जो है आपका क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, फायर ग्रेडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। किस श्रृंखला को? परिप्रशांत महासागरीय पेटी की श्रृंखला को कहा जाता है। यह पेटी एरेबस पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत, अलास्का तक फैला हुआ है। इस पेटी का फैलाव, यानी जो महासागरीय पेटी है, प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, वो एरेबस पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत, अलास्का तक इसका फैलाव पाया जाता है। यह पेटी सबसे ज्यादा नवीन पेटी है, सबसे ज्यादा विनाशी प्लेट के किनारे होने के कारण सबसे ज्यादा विनाश भी करती है और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पे फटता है। जापान है, फिलीपाइन है, यहाँ सब ज्वालामुखी फटते रहते हैं और भूकंप के झटके आते रहते हैं। साल भर में जापान में तो 500 भूकंप के झटके आते हैं। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप जो है ज्वालामुखी से ही संबंधित है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से धूल, राख आदि निकलती है। फिर इसके बाद एक गैस है रेडान। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण भूकंप आती है। जब भूकंप आता है तो रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कहीं भी रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब वहां पे भूकंप आने वाला है। तो रेडान गैस किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। तो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी या विनाशी प्लेट के ज्वालामुखी हो गए। इसकी खासियत ये है कि ये महासागर के किनारे होने के कारण, प्रशांत महासागर के किनारे होने के कारण, इसके किनारे से पानी हमेशा अंदर जाता रहता है और पानी जब कोर तक पहुंचता है तो वो वाष्प बन जाता, भाप बन जाता है, जिससे वहां का प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा, और वो क्या करते हैं, कमजोर जहां प्लेट होती है वहां धक्का मारने लगता है, जहां कमजोर पाता है वहां से तोड़कर ज्वालामुखी बाहर निकल आता है। दूसरा आ जाता है आपका
मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे रचनात्मक, इस पेटी का प्रारंभ रचनात्मक प्लेट से होता है। रचनात्मक प्लेट मतलब जैसे महाद्वीप का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, ठीक। हिमालय पर्वत इसका अपवाद है, यहाँ पे बहुत ही कम ज्वालामुखियां हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं के बराबर है। और जो पर्वत है वहां पे ज्वालामुखी पाए, जो रचनात्मक जो नवीन बलित पर्वत है वहां पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है जिसका प्रारंभ रचनात्मक प्लेट से होता है, यानी जो इंडियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये सब रचनात्मक प्लेट के किनारे ही होता है। तीसरा आता है मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य महासागरीय कटक के ज्वालामुखी। महासागरीय कटक यानी जो किनारे वाला जो तटवर्तीय भाग होता है वो वाला भाग के किनारे इस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर जो कटा हुआ है भाग, जो तटीय इलाका, कटा पटा जो तटीय इलाका है उस किनारे वाले भाग पे ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक। तो ये 3 प्रकार के आपके है ज्वालामुखी को तीन पेटियों में बांटा गया। प्रशांत पेटी या प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य अटलांटिक कटक पेटी। ये 3 प्रकार की पेटी हो गया। नहीं देखते हैं टूजो विल्सन ने भूकंप रहित ज्वालामुखी कटकों की व्याख्या के लिए गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया है। टूजो विल्सन ने गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया है, जो ज्वालामुखी जो भूकंप रहित ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी ऐसे जो भूकंप नहीं लाते, शांत ढंग से विस्फोट होते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो ऐसे ज्वालामुखियों की व्याख्या के लिए टूजो विल्सन ने गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया है, ठीक है। अब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई प्रकार ऐसा देखा गया है, जो नवीन प्लेटें हैं उनके सहारे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटता है। पृथ्वी के कोर के अंदर जब प्रेशर अधिक बन जाता है तब भी ज्वालामुखी फटता है, और वाष्प अधिक बन जाता है तब भी ज्वालामुखी फटता है, या जब लावा बाहर निकलता है तब भी ज्वालामुखी फटता है। तो ये ज्वालामुखी फटने के कारण है। कहने का मतलब है ज्वालामुखी जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार की हानि हो जाती है, या कोई मांस कोई सड़ जाता है, या कोई भी अंग खराब हो जाता है, तो शरीर उसको ऑटोमेटिक बाहर कर देता है, फोड़े के रूप में या अन्य रूप में, ठीक। शरीर अपने आप को खुद ठीक करता रहता है। उसी तरह पृथ्वी भी अपने आप को मेंटेन करती रहती है, किसी चीज की अधिकता नहीं होने देती है, बैलेंस बनाए रखती है, ठीक। जिसका कारण आप ये लॉकडाउन देख सकते हैं जो आपको 3 महीने झेलना पड़ रहा है। ये भी एक पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए मेंटेन होने के लिए बहुत ही जरूरी था। मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए इतना आगे बढ़ गया था कि ये नहीं सोचा कि हमारा भविष्य या जो हमें रिसोर्स प्रदान कर रहा है, जो पृथ्वी से हम ले रहे हैं, ये भविष्य में कहां से आएगा। तो इन्हीं सब की रोकथाम के लिए पृथ्वी आए दिन ऐसे ऐसे क्रिया करती रहती, खुद को अपने आप को मेंटेन करती रहती है, जैसे हम अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं। अब इसका नतीजा यह जो ओजोन छिद्र था वो भी ओजोन भर गया, पर्यावरण कम हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से ये ज्वालामुखी भूकंप क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी को मेंटेन करते हैं, मतलब बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए देखते आगे। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे कई प्रकार के रूप भी मिलते हैं। अब क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो विनाश भी होता है और लाभ भी होता है। तो लाभ हम आपको बता चुके हैं, विनाश अपार जन धन की हानि होती है, और लाभ जो पृथ्वी के गर्भ में हीरे, सोना, चांदी, कोयला, तेल, अभ्रक, लोहा और अन्य प्रकार टीन, ठीक है, बॉक्साइट, ये आदि क्या करते हैं, गर्भ से बाहर निकल आते हैं और हम उसको आसानी से खोद कर निकाल सकते हैं। तो एक जगह हानि भी है और एक जगह लाभ भी है, ठीक। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पहला देखते हैं बाह्य स्थलाकृति। पहली स्थलाकृति बनती है जो बाहर बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा निकलता है, लावा ठंडा होता है धीरे धीरे। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, जब बाहर निकलता है उसे लावा कहा जाता है। लावा जब ठंडा होता है तो उसको बाह्य स्थलाकृति कहा जाता है, मतलब बाहरी स्थल को।
अब इसमें केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल, केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी जो हमने आपको पिछले वीडियो में 5 बताए, ठीक है, जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी आदि, इस प्रकार की जो 5 प्रकार के केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित ज्वालामुखी है, उससे निर्मित स्थल। इसमें पहला आ जाएगा ऊंचे उठे भाग, दूसरा नीचे धसे हुए भाग, ऊंचे उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह। तो इसे अपनत और अभिनत, ऊपर उठे भाग को अभिनत कहा जाता है और नीचे धसे भाग को अपनत कहा जाता है। अभिनत और अपनत इसी को कहा जाता है ऊंचे उठे भाग और नीचे धसे हुए भाग। ऊंचे उठे, जो ऊंचा उठ जाता है इस तरह, उसे अभिनत कहा जाता है और जो नीचे धस जाता है उसे अपनत कहा जाता है, ठीक है। ये बाह्य स्थलाकृति है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। दूसरा है दरारी विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप। अब दरारी विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप आपका, इसमें लावा पठार, जब मैग्मा जब बाहर निकलता है लावा के रूप में, ठंडा हो जाता है तो थोड़ा ऊंचाई के रूप में हो जाता है, तो पठार का रूप ले लेता है। जब थोड़ा ऊंचा हो जाए 500 मीटर तक हो तो उसे पठार कहा जाता है, लेकिन 500 मीटर से ऊपर ना हो, नहीं वो पठार की श्रेणी में नहीं आएगा। पर्वत से नीचा हो और मैदान से ऊंचा, पर्वत से नीचा मैदान से ऊंचे, वो वाले भाग को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। दूसरा लावा गुम्बद, मतलब वही पठार गुम्बद के रूप में जो होता है उसी को पठार कहा जाता है या गुम्बद बोल लीजिए। फिर लावा मैदान, लावा मैदान पठार से नीचा होता है, क्या होता है, नीचा, पठार या गुम्बद से नीचा होता है, उसे मैदान कहा जाता है। यानी पर्वत से नीचा और मैदान से ऊंचे वाले भाग को पठार कहा जाता है और पठार वाले नीचे वाले जो उनसे नीचे होता है उसे मैदान कहा जाता है। तो ये दरारी विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप है, जो लावा पठार, लावा गुम्बद या लावा मैदान। दूसरा आ जाता है आंतरिक स्थलाकृति, यानी आंतरिक, जो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो सब बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो उसकी नली होती है, नली के आरी बगल छेद होते हैं, जगह होती है, तो कुछ लावा उसके अंदर जाकर रुक जाता है, फिर बाद में वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के वो क्या होता है, बैथोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, सिल, डाइक, स्टाक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सिल जैसे आपके घर में सिल है, मसाला पीसने वाला, ठीक है, ये अग्नि चट्टान का रूप है जो आंतरिक स्थलाकृतिक रूप में आता है। जो मूर्तियां बनाई जाती है पत्थरों को, वो भी डाइक जो अंदर जो क्या कहते हैं आपके ग्रेनाइट चट्टान, जिसे पाताल देवता है प्लेटो कहा जाता है, उससे बनाया जाता है। तो ये आंतरिक स्थलाकृति है जो अंदर में ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। बैथोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक और स्टाक, ठीक, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल रूप है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेसर। ग्रेसर भी ज्वालामुखी का ही भाग है, ठीक। गेसर वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है। गेसर जो है गर्म जल का स्रोत होता है, जिसमें से वाष्प और गर्म जल निकलता रहता है। अगर इसमें आप किसी कपड़े में चावल या आलू या दाल बांध कर रख दें तो पक जाएगा, इतना गर्म होता है। तो गेसर वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी का ही भाग है। गेसर शब्द आइसलैंड की भाषा की गेसिर शब्द से बना है। गेसर जो है आइसलैंड की भाषा गेसिर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहारा छोड़ने वाला। तेजी से उछलता हुआ या फुहारा छोड़ने वाला, ये गेसिर शब्द का अर्थ होता है। ये आइसलैंड की भाषा से लिया गया है, ठीक। अब धुआरे देखते हैं। धुआरे भी ज्वालामुखी का ही भाग है, जिसे धुआं कहा जाए, धुआं के रूप में। जो धूम या धूम बोल लीजिए या धुआरे या धुआं, पूरी तरह धुआं हो जाता है जब ज्वालामुखी फटता है। तो ये अलास्का में कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग मील क्षेत्र में पाया जाता है। यानी अलास्का जो है, अलास्का में कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग मील क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में धुआरे अत्यधिक मात्रा में एक घाटी समूह में पाए जाते हैं, एक घाटी में समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। इस धुआरे की घाटी को 10 सहस्त्र धूम घाटी
क्या कहा जाता है? 10 सहस्त्र धूम घाटी कहा जाता है, जो कटबई ज्वालामुखी क्षेत्र। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ठीक है, धुआं को। अब जो गंध यानी नेक्स्ट देखते हैं धुआं, जो गंध मारने वाला धुआं होता है उसे सल्फ तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ तारा कहा जाता है। जो गंध मारने वाला जो धुआं होता है उसे सल्फ तारा कहा जाता है। अब एक पॉइंट और देखते हैं, हम छूट गया था। गेसर जो है इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। गेसर को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है कुंड गेसर। कुंड गेसर जो कुआं होता है, कुआं का ही रूप होता है गेसर। और दूसरा होता है सकरे गेसर, यानी जो सकरा होता है, लंबा लंबा सकरा हो, ठीक है, उसे सकरे गेसर कहा जाता है। तो गेसर के 2 भाग हैं या 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला कुंड गेसर और दूसरा सकरे गेसर। तो ये आज आपका ज्वालामुखी का विश्व वितरण था। इस वीडियो में ज्वालामुखी के स्थल रूप और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ किस किस पेटी में, ठीक है, ये सब जानकारी आपके लिए थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।